मित्रों, मैं निर्मल सिंह आपको अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। पिछली वीडियो में हम लोगों ने राज्यसभा पे चर्चा की थी। आज हम लोग लोकसभा पे चर्चा करेंगे, जो संसद की एक महत्वपूर्ण संस्था है। हम इसमें देखेंगे कि लोकसभा की क्या भूमिका है संसद में, हमारे संसदीय व्यवस्था में। राज्यसभा का तो हमने देखा कि राज्यसभा एक अस्थायी सदन है। चलिए लोकसभा के बारे में जानते हैं। तो लोकसभा को एक दो और नामों से जाना जाता है, जैसे यह लोकप्रिय सदन है, कहने का अर्थ यह है कि इसमें जनता के चुने हुए प्रतिनिधि शामिल होते हैं, इसीलिए इसको लोकप्रिय सदन बोला जाता है। अब हम चर्चा करेंगे कि इस लोकसभा का गठन कैसे होता है। राज्यसभा की तरह कहां कहां से इसमें सदस्य चुन के आते हैं। तो दो तीन चीजें ध्यान देने की आवश्यकता है। लोकसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 होती है। यहां से एक क्वेश्चन आता है कि लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है। एक दूसरा क्वेश्चन है कि लोकसभा के सदस्यों की वर्तमान संख्या कितनी है। चलिए थोड़ा छोटा में लिखने का प्रयास करते हैं। वर्तमान संख्या यह 545। तब हम राज्यसभा की तरह देखेंगे कि ये 552 सदस्य कहां से चुन के आते हैं। इस पे चर्चा करते हैं। तो चलिए देखते हैं। पांच सौ 552 सदस्य, इसको दो भागों में डिवाइड करेंगे। मनोनीत निर्वाचित। मनोनीत निर्वाचित। मनोनीत सदस्यों की संख्या 2 होती है। इनको राष्ट्रपति, जो एंग्लो इंडियन होते हैं, उनको मनोनीत करता है। ताकि सदन में इनका प्रतिनिधित्व बना रहे। अब निर्वाचित देखेंगे। निर्वाचित कितने होते हैं? तो निर्वाचित होते हैं 550। अब 550 में डिवाइडेशन करना है कि कितने राज्यों से चुन के आते हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश से चुन के आते हैं। तो आइए राज्यों से आएंगे 530 और केंद्र शासित प्रदेश से 20। ऐसे हो गया 552। अब आप कहेंगे कि हमने लोकसभा के वर्तमान सदस्यों की संख्या 45 कही है, तो ये कैसे हो गया? तो अगर 20 की जगह हम 13 कर दें
तो ये हो गया 545। अर्थात मेरे कहने का मतलब है कि यदि लोकसभा के अधिकतम सदस्यों की बात की जाएगी 552, तो उनका डिवाइडेशन होगा एंग्लो इंडियन 2 राज्यों से, यानी कि 550 निर्वाचित होंगे, और फिर राज्य और संघ में 530 और 520 का डिवाइडेशन किया जाएगा। अगर 45 की बात होगी तो 20 की जगह 13 हो जाएगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछता है यही कि एंग्लो इंडियन को कौन मनोनीत करता है, तो राष्ट्रपति। कितने मनोनीत किए जाते हैं, तो 2। ऐसे में हुआ राज्यसभा का गठन, लोकसभा का गठन हो गया, सॉरी, लोकसभा का गठन। अब हम चर्चा करेंगे कि सीटों के इस आवंटन का आधार क्या है, किस आधार पर इनके सीटों का आवंटन किया गया है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि प्रत्येक जनगणना 10 वर्षों के बाद होती है, और 10 वर्षों के बाद परिसीमन आयोग का गठन किया जाता है, ताकि जनसंख्या जितनी बढ़ी है उसके अनुरूप सदन की सीटों की संख्या बढ़ाई जा सके। तो यहां 1971 की जनगणना के आधार पर 1971 के जनगणना के आधार पर सीटों का आवंटन किया गया। अर्थात मेरे कहने का मतलब है कि जो वर्तमान सीटें हैं उनकी गणना का आधार 1971 की जनगणना है। अब आगे 2001 में चौरासीवां संविधान संशोधन किया गया और कह दिया गया कि जो वर्तमान ये सीटें हैं और 226 तक, सन 2026 तक बनी रहेंगी। मतलब अब 26 में जब जनगणना होगा तो परिसीमन आयोग का गठन किया जाएगा और उस गठन के आधार पर सीटों की संख्या बढ़ाई जाएगी। तो यहां से 2 क्वेश्चन आपसे अक्सर पूछे जाते हैं कि जो वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की संख्या है वो किस वर्ष की जनगणना के आधार पर है, तो 1971 की जनगणना के आधार पर है। और सीटें कब तक यथावत रहेंगी, तो 84वां संविधान संशोधन के तहत 2026 तक। मित्रों, ये हो गया लोकसभा का गठन। अब आगे चर्चा करेंगे कि इन लोकसभा सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है, कौन चुनता है, वो कैसे लोग होते हैं। चलिए देखते हैं निर्वाचन कैसे लोकसभा सदस्यों का निर्वाचन होता है। आइए, जैसा कि हम लोग जानते हैं भारत का प्रत्येक वह व्यक्ति जो 18 वर्ष का हो वो इस चुनाव में भाग लेता है। मतलब लोकसभा सदस्यों को चुनता है, जैसे हम और आप अपने अपने क्षेत्र के सांसद को चुनते हैं। तो क्या ये मतदाता कौन होगा, तो 18 वर्ष का वयस्क व्यक्ति। मेरे कहने का मतलब यह है कि वयस्क मतदान के आधार पर कौन करेगा मतदान, तो वयस्क। और ये चुनाव कैसे होगा, तो प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष चुनाव इसलिए होगा क्योंकि जनता स्वयं प्रत्यक्ष रूप से इस चुनाव में भागीदारी करती है और अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है। अब निर्वाचन हो गया। निर्वाचन में यह है कि पहले मतदाता की आयु
21 वर्ष थी। लेकिन 61वें संविधान संशोधन में आपसे क्वेश्चन पूछता है किस संविधान संशोधन में, तो 61वें संविधान संशोधन में ये आयु घटा करके 18 वर्ष कर दी गई। अर्थात 18 वर्ष का प्रत्येक व्यक्ति, चाहे उसकी जाति कोई भी हो, धर्म कोई भी हो, जो वयस्क है वो मतदान कर सकता है, अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करता है। तो ये हो गया निर्वाचन। आगे देखते हैं योग्यता क्या होती है, इन सदस्यों के चुने जाने की योग्यता क्या होती है। आइए, योग्यता। तो उनकी पहली योग्यता है कि वे भारत के नागरिक होने चाहिए। भारत के नागरिक हों। दूसरी योग्यता, उनकी आयु कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए। तीसरी योग्यता, वे पागल और दिवालिया ना हो। वे पागल और दिवालिया ना हो। तो ये हो गया योग्यता। ये योग्यता किसी के पास होगा, जिस किसी के पास, वो लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है। अर्थात हम में से कोई भी व्यक्ति जो इन शर्तों को पूरा करता है, लोकसभा चुनाव लड़ने की योग्यता उसके पास होती है। आइए आगे चर्चा करते हैं कि इन सदस्यों को शपथ कौन दिलाता है। मित्रों, शपथ पे चर्चा करते हैं कि इन सदस्यों को शपथ कौन दिलाता है। तो जब सदस्य चुन के जाते हैं, 552 सदस्य, तो एक प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति की जाती है। जो इन सदस्यों को शपथ दिलाता है, या इसको ऐसे भी कहा जा सकता है कि राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति, तो वो व्यक्ति प्रोटेम स्पीकर ही होता है। आपसे क्वेश्चन पूछता है कि प्रोटेम स्पीकर किसे कहते हैं, तो प्रोटेम स्पीकर का यहाँ सेंस ये है कि ऐसा अध्यक्ष जो केवल सदस्यों को शपथ ग्रहण कराने के लिए नियुक्त किया जाता है। जैसे ही ये सदस्य शपथ ग्रहण कर लेते हैं, 552 सदस्य, वो अपने लिए एक अस्थायी अध्यक्ष का चुनाव करते हैं, जो लोकसभा की कार्यवाही को संचालित करता है। हम लोकसभा अध्यक्ष के बारे में चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। यहाँ प्रसंगवश ये हमको चर्चा करना पड़ा ताकि आप बात को समझ जाएं। अब हमको देखना है कि इन सदस्यों का कार्यकाल क्या होता है। कार्यकाल, तो लोकसभा सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष माना जाता है। आमतौर पर अगर लोकसभा पहले ही विघटित हो जाए तो 5 वर्ष के पहले भी इनका कार्यकाल समाप्त हो सकता है, या लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव आए और लोकसभा अविश्वास प्रस्ताव में हार जाए, तो इस स्थिति में 5 वर्ष से पहले भी लोकसभा विघटित हो जाती है, या सदस्य त्याग पत्र दे दे,
लोकसभा में विश्वास खो दे या लोकसभा भंग कर दिया जाए। तो थोड़ा अविश्वास प्रस्ताव पे चर्चा कर लेते हैं। अब यह अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में ही आ सकता है, राज्यसभा में नहीं आता है, लोकसभा में आएगा। सदैव अविश्वास का प्रस्ताव लोकसभा में आएगा। आपसे क्वेश्चन पूछता है कि अविश्वास प्रस्ताव कहां रखा जाता है, तो लोकसभा में। अब अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए विपक्ष को कम से कम 50 सदस्य चाहिए लोकसभा के। अगर 50 सदस्य अविश्वास प्रस्ताव पर हस्ताक्षर कर देते हैं तो सदन में सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव आ जाता है और अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा अध्यक्ष को दिया जाता है। तब लोकसभा अध्यक्ष 10 दिन के अंदर अविश्वास प्रस्ताव पर सदन में चर्चा कराता है। अगर सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो सरकार गिर जाती है। तो मित्रों, ये हो गया कार्यकाल। ऐसे आमतौर पर कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन सदस्य अगर त्याग पत्र देना चाहे तो 5 वर्ष से पहले त्याग पत्र दे देता है, या सदन के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तो सदन 5 वर्ष से पहले ही विघटित हो जाएगी और नया चुनाव होगा। अब अगला जाने की टॉपिक ये है कि ये त्याग पत्र किसको देते हैं। लोकसभा सदस्यों को यदि त्याग पत्र देना हो, त्याग पत्र तो ये किसको देंगे? तो मित्रों, हमेशा ये लोकसभा अध्यक्ष को देंगे अपना त्याग पत्र। लोकसभा अध्यक्ष को देंगे। चलिए अब इसी समय चर्चा कर लेते हैं कि इन सदस्यों को वेतन और भत्ता कौन देता है, कैसे दिया जाता है। तो वेतन और भत्ता तो लोकसभा सदस्यों का वेतन और भत्ता समय समय पर संसद द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो लिखा जाएगा संसद द्वारा। आगे मित्रों हम चर्चा करेंगे कि इस लोकसभा के कौन कौन से अधिकार हैं और कौन कौन से कार्य हैं, आखिर ये काम क्या करते हैं। चलिए मित्रों अब चर्चा करते हैं लोकसभा के कार्य और अधिकार पर कि लोकसभा क्या कार्य करता है। तो सबसे पहले देखते हैं विधायी संबंधी कार्य। विधायी कार्य, विधायी का अर्थ है विधायन करना, अर्थात कानून बनाना। वो कौन कौन से विषय हैं, वो कौन कौन से क्षेत्र हैं जहां लोकसभा को कानून बनाने का अधिकार प्राप्त। तो जैसा कि हम जानते हैं संविधान के 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का उल्लेख, उनमें भिन्न भिन्न विषय दिए गए हैं जिनमें संघ सूची और समवर्ती सूची में संघ एवं समवर्ती सूची में कानून बनाने का अधिकार लोकसभा को है। राज्य सूची के विषय में केवल राज्य सरकारें कानून बनाती हैं,
जब हम अनुसूचियों का अध्ययन करेंगे तब इस पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। हमको केवल यहाँ यही जानना है कि लोकसभा संघ सूची और समवर्ती सूची में कानून बना सकती है। जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा राज्यसभा में कि राज्यसभा ही वह सदन है जो राष्ट्रहित में राज्य सूची के विषयों में भी कानून बना सकती है। तो बाद में चर्चा होगी, चर्चा हम लोग कर चुके हैं। विशेष परिस्थितियां होती हैं जब ऐसा राज्यसभा करती है। यहाँ केवल हमको यही जानना है। फिर दूसरा यहाँ महत्वपूर्ण चीज है अनुच्छेद 108। अनुच्छेद 108 कहता है कि यदि किसी कानून बनाने पर दोनों सदनों में, लोकसभा और राज्यसभा में मतभेद हो जाए, विवाद उत्पन्न हो जाए, तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त बैठक बुला सकता है दोनों सदनों की। संयुक्त बैठक बुलाता है दोनों सदनों की, अर्थात लोकसभा एवं राज्यसभा की। अब यहां सामान्य बहुमत से उस प्रस्ताव को रखा जाता है। अगर सामान्य बहुमत से पास हो जाता है तो कानून को पास हुआ मान लिया जाता है। मित्रों, यहां समझने की बात है कि लोकसभा सदस्यों की संख्या 552 है और राज्यसभा सदस्यों की संख्या 250 है। अगर दोनों की संयुक्त बैठक बुला ली जाए और बहुमत से निर्णय लेने के लिए कह दिया जाए तो सामान्य सी बात है कि लोकसभा के सदस्यों की संख्या अधिक होने के कारण बहुमत मिल जाएगा और वो विधेयक पारित माना जाएगा। तो ये हो गए लोकसभा के विधायी कार्य। मतलब इसी क्षेत्र में वह काम करता है और कानून बनाता है। आगे चर्चा करेंगे लोकसभा के वित्तीय अधिकार। वित्त के क्षेत्र में क्या करता है? वित्तीय अधिकार चलिए यहां समझते हैं कि लोकसभा वित्त के क्षेत्र में क्या काम करता है। तो पहला काम, धन विधेयक केवल लोकसभा में रखा जा सकता है। धन विधेयक केवल लोकसभा में रखा जा सकता है। दूसरा, प्रत्येक वर्ष जो बजट रखा जाता है वो बजट लोकसभा में रखा जाएगा। ये होते हैं उसके वित्तीय अधिकार। मित्रों, अब आगे चर्चा करेंगे कि लोकसभा को और कौन कौन से अधिकार प्राप्त। चलिए मित्रों, अब देखते हैं कि लोकसभा कुछ चुनाव प्रक्रिया में भाग लेता है। वो किन के चुनाव में भाग लेता है, अक्सर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। आइए, चुनाव संबंधी अधिकार। तो लोकसभा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा के अध्यक्ष, एवं उपाध्यक्ष के चुनाव में भाग लेता है।
तो आपसे क्वेश्चन पूछता है कि राष्ट्रपति का चुनाव कौन कौन करता है। आगे निर्वाचक मंडल बताएंगे और इस पर भी चर्चा होगी कि कैसे उसमें लोकसभा भाग लेता है। आगे संविधान संशोधन करने संबंधी अधिकार। आइए यहाँ चर्चा करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं हमारी संसदीय व्यवस्था दो सदनीय है, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। तो किसी भी संविधान में संशोधन करने के लिए दोनों सदनों द्वारा इसका पारित होना अनिवार्य होता है। अब संविधान संशोधन लोकसभा में भी रखा जा सकता है और राज्यसभा में भी। अगर लोकसभा में रखा जाता है तो यहां से पास होकर के यहां जाता है और ये सदन भी पास कर देता है, तो फिर अनुमति के लिए राष्ट्रपति के पास जाता है और राष्ट्रपति जैसे ही अनुमोदन कर देता है तो संविधान में संशोधन मान लिया जाता है। ठीक, यदि संविधान संशोधन का प्रस्ताव राज्यसभा से आए तो राज्यसभा में पारित होकर के लोकसभा में आता है और फिर लोकसभा से राष्ट्रपति के पास जाता है। मेरे कहने का मतलब है संशोधन की प्रक्रिया इन दोनों सदनों में से कहीं से भी शुरू की जा सकती है। अर्थात लोकसभा को संविधान में संशोधन करने का अधिकार प्राप्त है। अब ये लोकसभा मंत्रिमंडल पर नियंत्रण भी रखता है, नियंत्रण का कार्य करता है। कैसे भैया? नियंत्रण का कार्य करता है। सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ला करके, अविश्वास प्रस्ताव ला करके, मंत्रियों से प्रश्न पूछकर, पर सरकार पर ये नियंत्रण रखते हैं। अब यहां एक चीज जानना है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल किसके प्रति उत्तरदायी होती है, तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अर्थात यदि सरकार लोकसभा में अपना बहुमत खो देती है तो मंत्रिमंडल विघटित हो जाएगी। अर्थात अगर वर्तमान समय में मोदी सरकार लोकसभा में अपना विश्वास मत खो देगी तो उनकी गवर्नमेंट गिर जाएगी। इसीलिए केंद्रीय मंत्रिमंडल सदैव लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है मित्रों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।